मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। देखो बच्चों, अभी हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक क्या चुके हैं। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स तक आ चुके हैं। हम एनर्जी लेवल पढ़ चुके हैं। ये हमारा फाइनल क्लोजिंग टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे जाएंगे या कैसे सेटल होंगे। इसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सेटलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की सेटलमेंट कंडीशन, वो कहाँ पे जाके फाइनली सेट हो रहे हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन है बच्चों, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक, ये रहा ऑर्बिट, और ऑर्बिट ये सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जाके सेट होते हैं। ये रहे उनके ऑर्बिटल्स। क्लियर। सोमरफील्ड में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज ऑर्बिटल्स। ठीक, चलिए हमारा आज का टॉपिक है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला रहेगा NLX, L रेज़ टू पावर X। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिटल्स में जाके कैसे सेटल होंगे, कैसे सेटल होना है उनको। उसके लिए हम पढ़ेंगे अफबाउ का प्रिंसिपल। और अफबाउ के प्रिंसिपल में क्योंकि हम कुछ थ्योरीज पढ़ के आए हैं, वो थ्योरीज यहाँ अफबाउ प्रिंसिपल, सारी अफबाउ का मीनिंग्स होता है टू बिल्ड अप। अब आपने ईंट जमा कर लिए, सीमेंट जमा कर लिए, रेत जमा कर लिए, सारी चीजों को एक जगह लेकर आ गए हैं। अब आप बिल्डिंग बनाना चालू कर रहे हैं। सेम टू सेम आप यहाँ पर बोर लेके आ चुके हैं, सोमरफील्ड ला चुके हैं, पाउली ला चुके हैं, साथ में अभी हम हुंड भी पढ़ने वाले हैं। ये सारे लॉ जो आ चुके हैं, इन सारे लॉ को जमा करके हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कैसे सेटल होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे बोर अटेम्प्ट। बोर अटेम्प्ट में हम सोमरफील्ड और पॉली भी रीड कर लेंगे। हम ये पढ़ के आए हैं बच्चों, हम इसको सिर्फ एक सरसरी निगाह से पढ़ते हुए आगे जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुन्स रूल, और ये जो एनर्जी लेवल में हमने पढ़ा था, इसको अभी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में वापस से रिवाइज करेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो NLX स्क्वायर रूट फॉलो करता है। L रेज़ टू पावर X रूट को स्क्वायर नहीं है, इसको फॉलो करता है, जहां पे n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी पहला ऑर्बिट रहेगा 1, दूसरा ऑर्बिट रहेगा 2, जिसको हम बोलते हैं KLMNOP। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे। अब ऑर्बिट के अंदर में जो ऑर्बिटल्स है, हम उस ऑर्बिटल्स को पढ़ेंगे अजीमुथल नंबर से। ठीक, उसके बाद x जो है वहां पर वो है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, NL रेज़ टू पावर X। ना उसके बाद अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल में पहला हम पढ़ेंगे बोर अटेम्प्ट। आ जाइए, बोर अटेम्प्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। बोर ने हमको क्या दिया था, बोर ने हमको बोला था कि कोई भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो स्टैब्लिश हो रहे हैं वो ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट मींस शेल। अब इसको थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये लोअर टू हायर एनर्जी जाएंगे। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई होता है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, ऑर्बिट से हो रही है। ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कैसी होगी, लोअर टू हायर। बोर कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिट इज K is least energy and highest is the last orbit. Highest energy for the last orbit. Now सोमरफील्ड ने हमको दिया था सबशेल की एक्सप्लेनेशन। सबशेल क्या होते हैं, सबशेल को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे होगी, S की स्मॉलेस्ट, P की उससे थोड़ी ज्यादा, D की उससे ज्यादा, और F की उससे थोड़ी सी ज्यादा। हम अभी एनर्जी लेवल पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद ही पढ़ना है। पॉली क्या बोलते हैं, इन्होंने बता दिया ऑर्बिट, ये रहा न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस के बाद पहले के बाद में दूसरे ऑर्बिट में S ऑर्बिटल्स, और ये रहा P ऑर्बिटल्स। क्लियर। चलिए, अब पॉली क्या बोलते हैं, इस S ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे, और P ऑर्बिटल 3 सेक्शन में बटा होगा, X Y Z में,
और उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ईच ऑर्बिटल्स में। एक्स ऑर्बिटल में पी एक्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी जेड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा तीनों रूल्स हम पढ़े हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को हम पढ़ रहे हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। मैंने एग्जाम्पल लिया है, शुरू के 5 एटॉमिक्स नंबर लिया है जो मैंने हाइड्रोजन से चालू किया। देयर इज नंबर ऑफ देयर इज नेम ऑफ एटम्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम के एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम के एटॉमिक नंबर है 3 और बेरिलियम की 4 और बोरॉन की 5। देखिए हाइड्रोजन में पहला ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद है ये हमारा n इक्वल्स टू 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास में 1 है। लुक एट हियर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में जाएगा। जनरली n में हमेशा 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम बोलते हैं s ऑर्बिटल। फिर से एक बार, फर्स्ट शेल में फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम s बोलते हैं और उसमें पहले में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा बच्चों? वो रहेगा ऊपर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रहेगा क्योंकि हमको मालूम है कि P का जो L जो है बच्चों वो S में हमेशा 0 रहता है। L माने अजीमुथल नंबर्स। लुक एट हियर, L जो है वो S में हमेशा 0 रहता है, तो यहाँ पर अजीमुथल क्वांटम नंबर S में है क्योंकि ये 0 रहेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है और स्पिनिंग क्वांटम नंबर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। हम पॉली के लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब बात आ रही है n फॉलो कर रहा है बोर के लॉ को। और दूसरा चीज, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में जा रहे हैं, यानी ये यहाँ पे सोमरफेल्ड के लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए हम पढ़ रहे हैं सेकंड, हीलियम। हीलियम में ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि s ऑर्बिटल्स में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हीलियम का इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर, प्रिंसिपल 1 नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? लिथियम में हमको मिल जाता है 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या 2 ऑर्बिट। तो पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, डन। तीसरे वाले में जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 2s ऑर्बिट में, 2s ऑर्बिटल में आएगा। चलिए बेरिलियम में सेम टू सेम 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, s से और s से। अब यहाँ पे क्या होता है, हीलियम जो है सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो हम इस 1s को लिखने के बजाय हीलियम लिख देते हैं, हीलियम, और उसके बाद में इसको अभी हम पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। और इसके बाद बोरॉन की बात आती है बच्चों, तो यहाँ पर चालू हो जाता है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो चुका है और p ऑर्बिटल में अजीमुथल नंबर कितना है? अजीमुथल नंबर 1 है। जब अजीमुथल नंबर हमारे पास में 1 रहता है बच्चों, तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? +1, 0 एंड -1 होता है। इसको हम पढ़ के आए हैं। इसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जो पहले +1 को फॉलो करता है, उसके बाद में -1 को फॉलो करता है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग नंबर। और यहाँ पर 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देयरफॉर 2p1, यानी कि +1, यानी कि कौन सा वाला क्वांटम नंबर यहाँ पे काम करेगा? यहाँ पर +1 क्वांटम रहेगा। यहाँ पर ये दोनों भी नंबर रहेंगे। यहाँ पर वापस से सिंगल है तो ये काम करेगा, यहाँ पर दोनों नंबर रहेंगे और यहाँ पर ये काम करेगा। ऑलवेज पहले जो जाएगा, पहले ऑर्बिटल में जो जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया बच्चों बोर्स का अटेम्प्ट। हमने कर लिया, सोमरफेल्ड पढ़ लिया, पॉली पढ़ लिया, बोर अटेम्प्ट पढ़ लिया और हमने देख लिया बोर की इंपॉर्टेंस क्या थी, एनर्जी लेवल बता रहा था। सोमरफेल्ड की इंपॉर्टेंस क्या थी, एनर्जी लेवल इन ऑर्बिटल्स बता रहा था। ये ऑर्बिटल्स बता रहा था, ये बता रहा था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। डन। अब हम पढ़ रहे हैं होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम नंबर। ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक। चलिए, होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम नंबर। होर्न्स क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिटल्स में, हमने अभी कार्बन का एक एटम लिया है बच्चों, ठीक है, हमने कार्बन लिया है,
कार्बन में कितने एटॉमिक नंबर है? 6 है। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और वो उसके s ऑर्बिटल में जाएंगे। किस में जाएंगे? s ऑर्बिटल में जाएंगे। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, और सीधी सी बात है, हमने पाउली का रूल पढ़ा, इट मींस एक क्लॉकवाइज गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गया। ठीक, अब उसके बाद में सेकेंड ऑर्बिट में सबसे पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये रहा 1 और ये रहा 2। ये रहा नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है, तो अभी तो हमारे पास में 2 आ गए और ये मिलके हो गए 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं? बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हमको ये पता है कि p में 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल है? पहला है px ऑर्बिटल, दूसरा है py ऑर्बिटल और तीसरा है pz ऑर्बिटल्स। हुन्स हमसे क्या कह रहे हैं? अब ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें ऐसे नहीं जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। क्या कहते हैं? कि किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिनिंग के साथ, ठीक है, ये रहा सेम स्पिनिंग के साथ एक के बाद एक ऑर्बिटल्स में जाएगा। अगर मान लो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, जैसे कि नाइट्रोजन का, ठीक है ना, तो क्या होता बच्चों? अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन पर, अभी इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अगर नाइट्रोजन का होता तो इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता। नाइट्रोजन का जब हम पढ़ेंगे, इस वक्त हम कार्बन को पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में एक एक करके जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, हमने क्या पढ़ा है? ऑर्बिट नहीं बच्चों, ऑर्बिटल्स ना, ठीक है। अब हमने सबसे बड़ी बात क्या पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं। यानी कि कौन सा स्टेट है? डीजनरेटेड स्टेट। अभी हम प्रीवियस पार्ट में पढ़े हैं एनर्जी के 3 स्टेट। तो डीजनरेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे ऑर्बिटल में एक जाएगा, फिर तीसरे ऑर्बिटल में एक जाएगा। अगर हम डी पढ़ रहे हैं तो चौथे और पांचवें ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां से लेके, अगर हम डी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक के 5 ऑर्बिटल्स में हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और एक्स ऑर्बिटल्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेटल होगा। डन? आप लोग को यहां तक समझ में आया? आइए हम इसका रूल देखते हैं। हमको हुड्स कहते ही स्टेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की कंडीशंस क्या है? एनर्जी लेवल सेम है। डीजनरेटेड मींस एनर्जी लेवल सेम है। सीधी सी बात है, एस में तो ऑर्बिटल्स नहीं है, सिंगल नंबर ऑर्बिटल्स है, तो एस को नहीं लेंगे, हम लेंगे पी डी एफ को। पी में है 3 ऑर्बिटल, डी में है 5 ऑर्बिटल्स और एफ में है 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ओनली व्हेन ईच डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन एक जगह को लेगा। पहले बॉक्स को 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद दूसरे बॉक्स को 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर तीसरे बॉक्स को 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर वापस आएगा और वापस आके पेयरिंग स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स सिंगली फिल्ड इन 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जब यहाँ पर पूरे ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाएंगे, देन उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट करेगा। ये था हमारा हुंड का रूल्स। इसको लिखिए बच्चों, हुंड के रूल्स को। आइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं, और ये वाला रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, तो इसको हटा दीजिए, और ये परफेक्ट है। ठीक है, यही परफेक्ट रहेगा, और ये गलत है बच्चों, ये ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है ना, दिस वॉज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस वॉज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ये दोनों गलत रहेंगे, ये क्लॉकवाइज में जाएंगे और एक एक ऑर्बिटल्स में जाएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ एटम्स को कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं, रीड करते हैं।
हम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन से चालू कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों हुंड के लॉ को समझने के लिए। चलिए, कार्बन सबसे पहले जाएगा, ये रहा न्यूक्लियस, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, न्यूक्लियस जनरली बड़ा ही रहेगा ना, ठीक है, देन सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा हमारे पास 1s, सेकंड ऑर्बिट में रहेगा 2s एंड 2p, और थर्ड ऑर्बिट में रहेगा बच्चों 3s, 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स। ये कौन है? ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स में जाएगा 1s², यानी कि यहां पर ये आ गया हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए बच्चों 1s², ठीक है। नेक्स्ट जाएगा, बचे हुए 4 जाएंगे 2s² एंड 2p में 2 जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा 2s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। अब हुंड का लॉ क्या कहता है? हुंड का लॉ कहता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ऑर्बिटल में एक बार में एक ही जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नाइट्रोजन का, दिस इज 1s², 2s² एंड 2p5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इट मींस इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए नेक्स्ट बनाते जाइए। अब आप लोग देखिए और बनाते जाइए। अब यहाँ पे जाएंगे एक के बाद एक 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग ऑर्बिट में, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। नेक्स्ट है 1s2, 2s², 2p6, दिस इज 1, दिस इज 2। अब यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वापस से px में आएगा, ये रहा px में, और एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, और ये रहा क्लॉकवाइज के 2। नेक्स्ट फ्लोरीन का लिखिए 1s², 2s², 2p5। नेक्स्ट नियॉन 1s², 2s², 2p6। इसको गौर से देखिए, ये पूरा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी इसको देखिए, ये पूरा फुल्ली फिल्ड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रहा आपको फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना, दिख रहा है ना हमको। देखो ये एक हो गया 1s, ये हो गया 2s², और ये हो गया फुल्ली फिल्ड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगली बार जब हम 3s पे जाएंगे ना, तो 3s पे डायरेक्ट ही हम नियॉन को लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? नियॉन माने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, और अब चालू हो रहा है सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 से। अभी इसको बना रही हूं, अगली बार में नियॉन डायरेक्ट ही आप लोग को लिख दूंगी। ये रहा हमारा 3s, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोग बनाते जाइए। आई होप काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है। नियॉन मैग्नीशियम, फ्लोरीन का हो गया, नियॉन का हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, नाउ एल्यूमिनियम 3s², साथ में 3p इंट्रोड्यूस हो गया। सल्फर, नियॉन एक कंप्लीटली रहेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नियॉन? 1s², 2s² एंड 2p6, यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज 3s² एंड 3p2। इसी तरीके से आप लोग बनाते जाइए। 3s², 3p3, नियॉन 3s² 3p4, नियॉन, क्लोरीन का है ये बच्चों, ये रहा 3s², 3p5, अगेन ऑर्गन। ऑर्गन अब सिंबल बन गया बच्चों नेक्स्ट ऑर्बिटल्स के लिए, दिस इज 3p6, ठीक। अब अगर इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम, है ना। अगर इसके बाद मुझे पोटेशियम को लिखना हो तो मैं डायरेक्ट ही आर्गन को, यहाँ पे आर्गन नहीं है, नियॉन है। अब जब मुझे पोटेशियम को लिखना हो तो यहाँ से नियॉन हट जाएगा और उस जगह पे आ जाएगा आर्गन। इसको आप लोग अपने से फिल्ड करिए, आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए नियॉन। जब हम किसी चीज को बनाना चालू करते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है,
ठीक है, ये रहा इसका 2p 3p में, ये रहा 3s, ये रहा 3px 3py एंड 3pz। नियॉन, नियॉन, वापस से देखिए बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन इसमें वापस आ गया। आप लोग आप बनाते जाएंगे और इसको बनाने का मजा ही कुछ अलग है। नियॉन, अगर हमको मालूम हो ना कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये हुआ हमारा हुंड का रूल। ना हुंड का रूल क्लियर, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए ऑर्गन बन गया है, अगले 4s के लिए ऑर्गन बन गया है सैम्बोल। यानी कि अगर मैं यहां से हटा के पोटेशियम बनाती हूं, अगर मैं इसको लिख लीजिए बच्चों, मैं यहां से हटा के अगर पोटेशियम बनाती हूं, और पोटेशियम में कितने हैं एटम्स, 19 है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 19 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर इसको हटा दूंगी बच्चों और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, मैं ऑर्गन लिख दूंगी, और आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4s। कौन आ जाएगा, 4s। दिस इज सिंबल ऑफ आर्गन। आर्गन का मीन्स क्या हो गया, 3s², 3p रेज़ टू पावर 6 फील्ड हो गया है, और इसको हम लिखेंगे 4s1, और ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल 4 क्वांटम नंबर्स का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। राइट डाउन दिस वन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों n+l रूल। चलिए n+l रूल, n+l रूल जो है बच्चों वो एनर्जी लेवल बताता है किसी ऑर्बिटल्स में। n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने पढ़ा है कि जहां पर l इक्वल्स टू 0 है वहां पर हमारे पास में s ऑर्बिटल है, जहां पे l इक्वल्स टू 1 है वहां पे p, वहां जहां पे l इक्वल्स टू 2 है वहां पे d ऑर्बिटल है, और l इक्वल्स टू 3 में हमारे पास में f ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रिंसिपल नंबर एक ज्यादा रहता है जनरली l के नंबर्स को जब हम काउंट करना चालू करते हैं। चलिए, ये एक चीज हुआ। अभी हम इसके पहले ऑर्गन पढ़े हैं, है ना। पोटेशियम से पहले क्या पढ़े थे, हमने ऑर्गन को पढ़े थे कि ऑर्गन एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। कैसा था ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा 1s, ये रहा 2s एंड 2p, और ये रहा इसका 3s एंड 3p। ये ऑर्गन का बता रही हूं बच्चों, ठीक है ना। आर्गन के जस्ट नेक्स्ट बाद है पोटेशियम। पोटेशियम में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, ये रहा आपका, अगर 1s², 2s² और 3s² आ गया, तो हमारा नेक्स्ट आना चाहिए बच्चों 3p के बाद में 3d आना चाहिए। सीधी सी बात है, 3d 10 चाहिए हमको। यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक है। बट एनर्जी लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर रहे हैं, और अभी हम बोर पढ़े हैं 2 मिनट 3 मिनट पहले हमने बोर पढ़ा है। बोर क्या कह रहा है, लोअर एनर्जी सबसे पहले फील्ड होगी, उसके लोअर एनर्जी के ऑर्बिट, लोअर सोमरफेल्ड बोलता है लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल्स दोनों ही सबसे पहले फील्ड होना है। दोनों भी सेम ही पार्ट है ना, ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल्स है, तो लोअर एनर्जी फील्ड होना है। बट इस कंडीशन में एनर्जी जो है 3d की हायर होती है कंपैरेटिवली टू 4s के। चलिए चेक करते बच्चों, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा 1s 2s 3s, सॉरी s बोल रही मैंने, ऑर्बिटल्स s से बोल रही, ये रहा 1, ये रहा 1 2 3 4। अब अगर हम d के शेप में जाएंगे, d ऑर्बिटल्स के शेप में जाएंगे, तो s की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, s का शेप कैसा है, s का शेप सर्कल है,
और यहाँ पर अगर ये मान लो ये 3s है, ठीक है, ये 3s है और ये रहा आपको 4s, ठीक, ये 4s रहा। यहाँ पर बच्चों जो D का इलेक्ट्रॉन है वो कंपैरेटिवली 4s के इलेक्ट्रॉन से अपने शेप के कारण दूर जा रहा है। सेकेंड थिंग, मैंने आप लोगों को क्या बताया एनर्जी के समय में कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव है वो एस में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना उसको जम से खींचता अपनी तरफ में। और दूसरा चीज और कि इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं पीछे की तरफ। कैसे कि ये जो इसके यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है इधर, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अपने तरफ खींच रहा है। यानी कि एनर्जी किस में ज्यादा है, एनर्जी दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा है। तो और अगर अभी हम इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि 4s के पास में जो 3d का जो ये इलेक्ट्रॉन है ना इसके शेप वाइज जाएंगे तो ये s से दूर है, s से दूर है, यानी कि वो हायर एनर्जी। और हायर एनर्जी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा 4s में। तो इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स का एक रूल बताया था, इसको अबाव का भी फॉलो रूल्स बोलते हैं बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा s में, ना दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में, ना दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s में, ठीक है। अब तीसरे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसके पास आ गया बच्चों, 2p के। अब 2p के बाद जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 3s में। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 3p में, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सीधी सी बात है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि p का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये d में नहीं जाएगा, यही आपको समझा रहा है n+l रूल कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही 4s पे आएगा। ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बच गया है, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था मैंने अभी आपको बताया, मैंने लिख दिया ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना बच्चों ये वाला, ये जाएगा 4s ऑर्बिटल में। क्लियर, d में नहीं जाएगा। आइए लॉ पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट अ ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज लोअर एनर्जी एंड बी फील्ड फर्स्ट। लोअर एनर्जी को पहले फील्ड किया, 3d में नहीं गया इलेक्ट्रॉन। डन। आइए सेकंड लॉ देखते हैं हम इसका, मैं इसे इरेज कर रही हूं बच्चों, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम में पहले ऑर्गन का हमने लिख दिया। ऑर्गन कौन था बच्चों, ऑर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन थे 18। हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। और अब हम बता रहे कैल्शियम, कैल्शियम के 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं ऑर्गन और 4s², ठीक। चलिए नेक्स्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या कह रहा है, सेम टू सेम ऑर्गन को लिख दीजिए, लिख दिया हमने ऑर्गन को। अब देखिए 4s फील्ड हो चुका है, दिस इज 4s², ये रहा हमारा 4s²। अब जब यहाँ पे हमारा 4s फील्ड हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाना चाहिए, कायदे से नेक्स्ट हायर लेवल है यहाँ पर 3d, यानी यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों वो आएगा 3d1 में, ठीक है। स्कैंडियम के बाद और एक चीज याद रखना, यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले बाय हुंड के लॉ एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में आएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का लिखिए, ऑर्गन का हमने कंप्लीट लिख लिया। नाउ दिस इज 4s², दिस इज 3d में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों। इसी तरीके से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिलिंग करते जाएंगे। अब 3d के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा बच्चों, 3d के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4p में आएगा। मैं इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सारे इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन बाय दिस चार्ट बताऊंगी। आप लोग को ये क्लियर हो गया कि कैसे हमने इसको पढ़ा। सेकंड रूल,
If two orbitals have same or value of n plus l, n equals to principal number, l equals to azimuthal number, जहां पे l equals to 0 है s में, जहां पर l equals to 1 है p में, जहां पे l equals to 2 है d में, और जहां पे azimuthal नंबर 3 है f ऑर्बिटल्स में. डन. चलिए यहीं पर देखते हैं. हमने ये वाले को ले लिया 4s को. दिस इज 4s ऑर्बिटल. हमारे पास में क्या मिल रहा है बच्चों? प्रिंसिपल नंबर दिस इज n और दिस इज l. यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर इसका है 0, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया? 4 हो गया. चलिए लेते हैं हम. 4s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा था 3d पर. नेक्स्ट था 3d. यहाँ पर हमारे पास में ये प्रिंसिपल नंबर है 3 प्लस d कितना बोल रहा है बच्चों? अजीमुथल नंबर दिस इज n प्लस l, है ना? ठीक है, तो ये हो गया 5. अब बताइए किसके पास इलेक्ट्रॉन पहले आना था? 4 के पास. लॉ क्लियर हुआ आप लोगों को? किसके पास इलेक्ट्रॉन पहले आना था? 4s में आना था, देन 3d में जाना था, क्योंकि इसके पास हायर एनर्जी है, इसके पास लोअर एनर्जी है. एनर्जी लेवल किससे सेट हुआ था? एनर्जी लेवल n प्लस l रूल से सेट हुआ था. आप लोग को ये लॉ समझ में आया है? चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. व्हाट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम. फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन. बच्चों फुली फील्ड ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं? अगर मान लो मैं p को पढ़ रही हूँ, p ऑर्बिटल्स को पढ़ रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि ये रहा हमारा फुली फील्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है. अगर मान लो हम d को पढ़ रहे हैं, तो d में हम हाफ फील्ड किसको बोलेंगे बच्चों? जहां पे सारे ऑर्बिटल्स उसके इनकम्प्लीटली फील्ड है. हमसे ये लॉ क्या कहता है? आइदर फुली फील्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये दोनों स्टेबिलिटी ढूंढ रही हैं और इनको स्टेबल होना है हर हालत में. ठीक है, क्लियर? क्या कह रहा है लॉ हमारा? हमारा लॉ कहता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का लॉ. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का लॉ कहता है कि फुली फील्ड ऑर्बिटल कहां पर? आउटर में. किस कंडीशन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में. और ये जो पूरा फुली फील्ड है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर वैलेंस. कोर वैलेंस. और अगर मान लो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है, बट जहां पे पूरी फुली फील्ड है और स्टेबिलिटी है, लास्ट स्टेबिलिटी. ऑर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोलते हैं कोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और आर्गन के बाद जब अभी हम कॉपर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन हो गए? ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा वाला? पर्टिकुलर डी के पास में. और ये इसमें भी अभी हम चेंजेस पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? देखिए, मैंने बताया फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए उसको हर हालत में. अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, देयरफॉर यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स है. हमने ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए और हम आ गए अभी 4s और 4p पे. तो 4s के पास है बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन. डन. और यहाँ पर आ गया इसके बाद में 4d. नो 4d नो 3d. 4s के बाद आता है 3d, है ना? 3d के पास में है 5 ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4. अब ये क्या कर रहा है? 3d को चाहिए स्टेबिलिटी. यहां से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, को चाहिए स्टेबिलिटी. 3d क्या करेगा? यहां से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसको दे देगा. डन. यानी कि अभी आप बताइए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया. 4s के पास में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन. और ये मोर स्टेबल है बच्चों. ये जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है अलग अलग एग्जांपल्स के साथ में. 4s1 और 3d5 ज्यादा स्टेबल है या 4s2 3d4 ज्यादा स्टेबल है? तो आप लोग बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बजाय क्वेश्चंस पढ़ने के. कॉन्सेप्ट क्लियर, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सेम टू सेम कॉपर का देखिए. कॉपर में यहाँ पर D के पास में यहाँ पर है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स. और लास्ट के ऑर्बिटल में उसके पास है
लास्ट के ऑर्बिटल में उसके पास है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो S है ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा फॉर द मोर स्टेबिलिटी। आइए अब इसको हम समझते हैं इसके सिमेट्री के बेस पर और इसके एनर्जी एक्सचेंज के बेस पर। एक्सचेंज एनर्जी के बेस पर ये क्यों होता है, हम दोनों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है। दो बेस पे हो रहा है बच्चों, पहला सिमेट्री बेस पर, दूसरा हो रहा है एनर्जी एक्सचेंज के बेस पर। चलिए, क्यों हो रहा है ऐसा, सिमेट्री के बेस पे हो रहा है। आइए इसको अब हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बेस पर और एनर्जी एक्सचेंज के बेस पर। चलिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। बच्चों हमने d ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ा था, हमने p ऑर्बिटल का शेप पढ़ा था, हमने f ऑर्बिटल का शेप पढ़ा था, है ना। हमने यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स रखने हैं, हमने यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स रखने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कंडीशंस में होता है, या मान के चलो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ऑर्बिटल्स क्या चाहेगा, ये वाला ऑर्बिटल्स चाहेगा कि यहाँ पर जो 4s है, सपोज ये 3d है ना, तो ये वाला क्या चाहेगा कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लूं, ताकि ये जो शेप है, ये शेप जो d का पूरा कंप्लीट शेप है ये बना रहे। तो सिमेट्री जो है वो फेवर करती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, कि ऑर्बिटल का शेप न्यूक्लियस से डिस्टेंस बराबर बना रहे और वो अपने शेप में रहे ऑर्बिटल्स, इसलिए सिमेट्री इसको हेल्प करती है। अब हम देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी। चलिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और बाकी के शेल खाली थे, बाकी के ऑर्बिटल्स खाली थे। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, तो वो यहाँ से पहले इस पे गया था, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में यहाँ गया, तो ये आ गया यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन और वो आ गया क्लॉकवाइज स्पिनिंग में। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके रूल को फॉलो करना चालू कर देता है, होल्ड के रूल के, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था नेचुरली इससे एक हाई एनर्जी लेके यहाँ पर जाएगा, और अगर और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता तो वो यहाँ पर आता। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है ना, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की उसको जरूरत पड़ रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर आज कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट होता है, हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है। नाउ हम चालू करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आयोनिक इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा।